नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में, जिसमें हम लोग NIOS की जो माध्यमिक कक्षा यानी हाई स्कूल है उसका व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हैं। तो व्यवसाय अध्ययन विषय के अंतर्गत हम लोग मॉड्यूल 3 में हैं, मतलब पाठ्यक्रम 3 में हैं, जिसका की शीर्षक है सेवा क्षेत्र। तो इसमें हम व्यवसाय के सेवा क्षेत्र के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग पाठ 8 हमने प्रारंभ कर दिया है, जिसका की शीर्षक है डाक एवं कोरियर सेवाएं। तो इसका जो पहला भाग था वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। आज हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से एक बार फिर अनुरोध है कि आप लोग हमारे चैनल के बारे में अपने मित्रों को, अपने परिचितों को बताइए जो कि NIOS के से व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हों या फिर किसी भी अन्य बोर्ड से व्यवसाय अध्ययन पढ़ रहे हों हिंदी माध्यम द्वारा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, पुनर्कथन। तो हमने पिछले जो वीडियो था उसमें जाना था कि डाक सेवाओं का क्या अर्थ है, डाक सेवा किसको बोलते हैं। इसके पश्चात हमने देखा था कि डाक सेवाओं का स्वरूप किस प्रकार से परिवर्तित हुआ है समय के साथ। सन 1837 से पहले जहां डाक सेवाएं केवल और केवल सरकार द्वारा लिखित संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में प्रयोग में लाई जाती थी, लिखित संदेशों के संप्रेषण में प्रयोग में लाई जाती थी, वहीं आज के दौर में डाक विभाग जो डाकघर हैं वो अनेक प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराता है और उसकी सेवाएं बहुआयामी हो गई हैं। इसके पश्चात हमने डाकघरों द्वारा प्रदत्त सेवाओं के बारे में अध्ययन किया, जिसमें कि हमने जाना कि डाक पत्र सेवा क्या होती है, डाक धन भेजने की सेवाएं किस प्रकार से डाक द्वारा की जाती हैं, डाक इसी प्रकार से बैंकिंग सेवाओं के बारे में पढ़ा, फिर बीमा सेवा के बारे में पढ़ा और अंत में अन्य सेवाओं के बारे में हमने भी इस अध्याय में या इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो अन्य डाक सेवाएं, डाक विभाग या पोस्ट ऑफिस किस किस प्रकार की और सेवाएं देता है। सबसे पहला है टिकटों की बिक्री। तो डाक टिकट की बिक्री डाक विभाग द्वारा की जाती है। इसी प्रकार से बहुत सारे जो कंपटीशन के जो फॉर्म्स होते हैं, जो फॉर्म आप लोग भरते हैं नौकरी के लिए, वो उनकी बिक्री भी डाक विभाग द्वारा की जाती है। कई प्रकार के जैसे टेलीफोन का बिल, बिजली का बिल और इन बिलों जो और आजकल तो इंश्योरेंस का बिल भी, इन बिलों का भुगतान आप डाक विभाग से कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाके कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो वृद्ध लोग होते हैं जो कि सरकारी नौकरी से रिटायर होते हैं या और अन्य प्रकार के भी जो पेंशन है उनका भुगतान भी डाक विभाग द्वारा किया जाता है, डाकघरों द्वारा किया जाता है। ऐसे ही कई जगह पर, बहुत जो दूर दराज की दुकान जगह पर डाकघरों में दुकान भी चलाई जाती हैं, छोटी सी दुकानें होती हैं जहाँ पे कि रोजमर्रा का सामान बिकता है। इसी प्रकार से टिकट संग्रह डाक का काम भी डाक विभाग द्वारा किया जाता है। बहुत से लोग टिकटों का संग्रह करते हैं, तो उन लोगों को टिकट मुहैया कराने का काम भी डाक यानी कि पोस्ट ऑफिस जाके वो लोग संग्रह करने वाले लोग जो कलेक्ट करते हैं टिकटों को, वो भी डाक जो पोस्ट ऑफिस होता है वहां जाकर विभिन्न प्रकार के डाक टिकट खरीद सकते हैं अपने संग्रह के लिए। इसी प्रकार से ग्रामीण संचार सेवक योजना जो कि 2002 में प्रारंभ की गई थी, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत एजेंट होते हैं, ग्रामीण संचार सेवक उनको कहा जाता है, और वो लोग एक निश्चित शुल्क पर जो दूर दराज के गांव हैं वहां पर कॉल की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। तो ये जो सुविधा है ये डाक विभाग और भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL द्वारा मिलकर शुरू की गई थी 2002 में। इसके पश्चात है, अब हम पढ़ते हैं कुछ विशिष्ट डाक पत्र सेवाएं जो कि डाक विभाग द्वारा संचालित की जाती हैं। ये क्या होती हैं? सबसे पहला है डाक प्रमाण पत्र, इसके बाद है रजिस्टर्ड डाक, फिर है बीमाकृत डाक, स्पीड पोस्ट, न्यस्त डाक। तो एक एक करके हम इनको जान लेते हैं। सबसे पहले है डाक प्रमाण पत्र। तो डाक प्रमाण पत्र में क्या होता है, यदि प्रेषक जो भेज रहा है डाक, वो अगर ये चाहता है कि उसको एक प्रूफ उसके पास रहे या प्रमाण रहे कि उसने वास्तव में जो पत्र है वो डाक पेटी में डाला है, तो वो क्या कर सकता है, तो वो एक फीस देकर, एक निश्चित शुल्क देकर डाकघर से इस बात का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है कि उसने डाक डाली है, मतलब उसने डाक भेजी है। तो वो कई बार ऐसे कुछ कानूनी रूप से भी जरूरी होते हैं, कुछ ऐसे लेटर होते हैं जो कि डालने जरूरी होते हैं, जिनका प्रूफ चाहिए होता है कि आपने हमको डाक भेजी है, हमने किसी को डाक भेजी है, ताकि हम उसको कभी अगर कानूनी विवाद होता है तो वहां पर साक्ष्य की तरह प्रस्तुत कर सकें। तो ऐसी जो महत्वपूर्ण डाक होती हैं उसके लिए डाक विभाग से डाक प्रमाण पत्र व्यक्ति ले सकता है।
तो इसको इस जो जिसमें ये सर्टिफिकेट दिया जाता है इसको अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट बोलते हैं। और इसमें जो डाक होती है, जो आप चिट्ठी भेजते हैं उस पर ये लिखा जाता है अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट। तो विवाद की स्थिति में ये कागज सबूत के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर कभी विवाद होता है, कोई भी दूसरी पार्टी से विवाद होता है, तो ये कागज आप सबूत के तौर पर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पश्चात है रजिस्टर्ड डाक। रजिस्टर्ड डाक क्या है? ये ऐसी डाक होती है जिसमें कि गारंटी रहती है कि ये प्रेषक जो प्राप्त करता है उसको अवश्य ही मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो ये डाक निश्चित रूप से प्राप्तकर्ता को मिल जाए, अथवा ये क्या होगा, अगर नहीं मिलेगी तो ये आपके पास वापस आ जाएगी। तो इस स्थिति में आप रजिस्टर्ड डाक का उपयोग करते हैं। तो रजिस्टर्ड डाक की सुविधा से आप पत्र और पार्सल भेज सकते हैं। ठीक है, और इस पर क्या होता है, इस पर जो भेजते हैं आप डाक, उस पर ऊपर रजिस्टर्ड डाक लिखा जाता है, उस पर लिखा जाता है कि रजिस्टर्ड डाक है। रजिस्टर्ड डाक के साथ रसीदी कार्ड भी आप भेज सकते हैं। इसमें क्या होता है, अगर आपको चाहिए कि ये जो रजिस्टर्ड डाक है ये जो प्राप्त करता है उसको मिल गई है, तो आप उसके साथ एक रसीदी कार्ड नत्थी कर देते हैं, चिपका देते हैं। तो जब वो उसको मिलती है रजिस्टर्ड डाक, तो वो नत्थी कार्ड अलग करके वापस डाकी को दे देगा और फिर वो आपके पास पहुंच जाएगा पावती की तरह। मतलब एक तरह से आपको रिसिप्ट मिल जाएगी कि जो रजिस्टर्ड डाक है आपकी वो उसको मिल चुकी है जिसको आपने भेजा है। जो रजिस्टर्ड डाक है वो हमने पढ़ लिया। रजिस्टर्ड डाक जो है, आप अगर आपको चाहिए कि आप जरूर उसको भेजना चाहते हैं, जिसको चाहिए उसको मिल जाए और नया मिले तो वो आपके पास वापस आ जाए, तो उस स्थिति में आप उसका उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक डाक होती है बीमाकृत डाक। तो बीमाकृत डाक में क्या होता है, बीमा किया जाता है। मतलब कुछ ऐसे आपको चीज भेजनी है जो कि बहुत कीमती है और जिसका कि हो सकता है परिवहन करते समय कुछ नुकसान जिसमें हो सकता है। तो ऐसी कोई चीज का, या वो चोरी हो सकती है या टूट फूट हो सकती है, तो उसका आप बीमा करा सकते हैं। तो डाक विभाग आपको ये सुविधा भी देता है कि आप अपनी जो डाक भेज रहे हैं उसका बीमा करा लें। ऐसी डाक को बीमाकृत डाक बोलते हैं। इस केस में क्या होता है कि ये जो डाक पत्र सुविधा जिसमें मूल्यवान वस्तुओं को निश्चित राशि में बीमा कराकर डाक से भेजा जाता है, उसको बीमाकृत डाक सुविधा बोलते हैं। और इसमें क्या है, इसमें जैसे कि आप नॉर्मली आप कभी बीमा लेते हैं तो उसके बदले एक प्रीमियम देते हैं, क्योंकि बीमा लेने से क्या होता है, जो आपका रिस्क होता है, जो आपका जोखिम है वो कम हो जाता है। तो उस जोखिम को कम करने वाली जो दूसरी पार्टी है वो आपसे उस जोखिम को बांटने में या जोखिम को अपने ऊपर लेने के लिए कुछ एक शुल्क लेती है, उसको प्रीमियम बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रीमियम कौन लेता है आपसे? डाकघर लेता है, जो कि आपको बीमाकृत डाक की सुविधा दे रहा है। वो आपकी डाक की बीमा कर रहा है। कुछ टूट फूट होगी, कहीं चोरी होगी, तो उसकी जिम्मेदारी डाकघर की होगी। यहाँ डाकघर क्या करता है, डाकघर बीमाकर्ता का कार्य करता है और जो डाक भेज रहा होता है प्रेषक, वो बीमित होता है और जितने मूल्य का बीमा है उतने के लिए उत्तरदायी होता है। अगर आप कहेंगे कि आपकी कोई वस्तु है इतनी मूल्यवान है कि आप जो उसका कीमत बताएंगे उसके हिसाब से डाकघर आपसे उस कीमत के अनुसार प्रीमियम लेगा, और अगर आपकी वस्तु का नुकसान होता है तो आपको उतना रुपया वापस कर देगा। तो केवल इससे रजिस्टर्ड डाक मेल ही भेजी जाती है। जो बीमाकृत डाक होती है वो केवल और केवल रजिस्टर्ड डाक के लिए ही उपयोग में लाई जाती है। ऐसी डाक जो आप रजिस्ट्री से भेज रहे हैं, जिसकी रजिस्ट्री आप कर रहे हैं, जिसको रजिस्टर्ड तरीके से आप भेज रहे हैं, उसको ही आप बीमा करा सकते हैं, उस डाक का ही केवल। ठीक है, तो अब अभी तक तो हो गई जोखिम को कम करने वाली डाक के बारे में हमने पढ़ा। अब है स्पीड पोस्ट। मतलब आपको कोई चीज बहुत तेजी से भेजनी है, कोई वस्तु, कोई पत्र तेजी से भेजना है, तो उसके लिए आप स्पीड पोस्ट का उपयोग करते हैं। स्पीड पोस्ट जो होता है उसके अंदर क्या होता है, निश्चित समय के अंदर डाक या स्पीड पोस्ट सेवा के अंतर्गत पहुंचाने की गारंटी होती है। मतलब डाक आपकी एक निश्चित अवधि के अंदर आपके प्राप्तकर्ता को प्राप्त हो जाएगी। इसके अंतर्गत आप पत्र, दस्तावेज, पार्सल जो है वो ज्यादा तेजी के साथ निश्चित समय में अपने जो प्राप्तकर्ता या दूसरी पार्टी है उसके पास पहुंचा सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ऑब्वियस सी बात है कि जल्दी आप भेज रहे हैं तो आपको कुछ ज्यादा शुल्क देना पड़ता है। तो साधारण डाक से इसका शुल्क अधिक होता है। कभी भी आपने, हो सकता है आप लोगों ने भी इसका उपयोग किया हो स्पीड पोस्ट का। तो ये सेवा क्या होता है, कई सारे जो विशिष्ट डाकघर हैं उसमें 24 घंटे उपलब्ध रहती है। कई जो डाकघर हैं वहां पर ये रात दिन इस सेवा का उपयोग आप कर सकते हैं। इसके पश्चात है नियमित तथा अधिक मात्रा में। मतलब अगर आप कोई एक ऐसे कस्टमर हैं जो कि रेगुलर
रेगुलरली भेजते हैं या फिर बहुत ज़्यादा सामान आपको कभी स्पीड पोस्ट से भेजना है, तो ऐसे में डाक विभाग आपको सुविधा देता है कि वो आपके घर या दरवाजे से भी डाक को कलेक्ट करा सकता है। मतलब वो सीधे आपके घर से आकर भी डाक ले जा सकता है, स्पीड पोस्ट ले जा सकता है। इसके पश्चात है न्यस्त डाक। अब ये न्यस्त डाक क्या होता है? न्यस्त डाक ऐसी डाक होती है, जैसे मान लीजिए आपको कोई आपका एक मित्र है और उसका आपको पूरा एड्रेस मालूम नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसका पता है कि वो उसका नाम पता है केवल कि वो फला फला है, और हो सकता है आपको उसका जिला पता है और गांव पता है कि कहाँ पर वो रहता है। अब उसका एग्जैक्ट एड्रेस आपको पता नहीं है, तो उसमें क्या होगा कि आपको अगर निश्चित पता आपको मालूम नहीं है तो आप उस क्षेत्र के डाकपाल को भेज सकते हैं न्यस्त डाक को, उसको न्यस्त डाक बोलेंगे, जहाँ प्राप्तकर्ता रहता है। तो आप केवल डाकपाल और डाकघर का नाम लिखकर भेज देंगे और उस व्यक्ति को लिख देंगे कि उस व्यक्ति का नाम क्या है। तो उस पत्र पर आप लिख देंगे न्यस्त डाक या डाकपाल लिखेंगे और उसको आप भेज देंगे। तो क्या करेगा, जो प्राप्तकर्ता होगा प्राप्तकर्ता को आप इन्फॉर्म कर देंगे किसी तरीके से, और प्राप्तकर्ता डाकपाल से मिलकर जो पत्र है वो ग्रहण कर लेगा, अपनी कोई आइडेंटिटी प्रूफ दिखा के, अपनी आईडी दिखाकर वो डाकघर से अपनी डाक खुद ले लेगा। तो ऐसे पत्रों को जिस डाकघर में आप भेज रहे हैं वहाँ 14 दिन तक रखा जाता है। अगर 14 दिन तक कोई व्यक्ति लेने नहीं आता है तो उसको वापस जो प्रेषक होता है जिसे आपने भेजा है तो वो वापस आपके पास भेज देगा, जो डाकघर होगा। ठीक है। अब है डाक पारेषण, मतलब डाक कैसे काम करता है, डाक एक जगह से दूसरी जगह कैसे भेजी जाती है। तो ये शुरुआत होती है जबकि आप एक लेटर को एक लेटर बॉक्स में डालते हैं या जाके पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं। अगर आप सीधे रजिस्ट्री करा रहे हैं या स्पीड पोस्ट करा रहे हैं तो सीधे सीधे आपको कहीं किसी डाक उसमें डालना नहीं होता है, डाक पेटी में। आप सीधे जाके काउंटर पे जाते हैं और अपना स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक करा लेते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर वो जो डाक होती है उसको प्रारंभिक छटाई होती है उसकी। प्रारंभिक छटाई में क्या होता है, प्रारंभिक छटाई में पहले पत्रों को इकट्ठा करते हैं, फिर उसका डाक टिकट का मूल्य सत्यापित करके उस पर मोहर लगाते हैं, देखते हैं सब पे डाक टिकट लगा है या नहीं लगा है, और अगर लगा है तो कितने रुपए का लगना चाहिए, किस जगह जाना है उसके हिसाब से, और कितना वजन है उसके हिसाब से उसका मूल्य सत्यापित करते हैं, फिर उस पर मोहर लगाई जाती है। और फिर उसके बाद पत्रों को छांटा जाता है कि कौन सा किस जगह पर जाना है, राज्य के हिसाब से, जिले के हिसाब से, गाँव के हिसाब से, पिन कोड के हिसाब से, इस हिसाब से छटाई होती है। और जो एक राज्य के होते हैं उनको एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, जो दूसरे राज्य के उनको अलग कर लेंगे, तो इस प्रकार के छटाई कर लेंगे आप पत्रों। उसके बाद फिर आप उन पत्रों को अलग अलग पैकेटों में डालेंगे और जिस हिसाब से भेजा जाना है, अगर वो रेल के माध्यम से जानी है तो उनको रेल में भेज देंगे। उनको अगर आप किसी और जैसे कोई जीप से जाना है या किसी और माध्यम से जाना है, जो डाक के जो अपने वाहन होते हैं उनके माध्यम से जाना है, क्योंकि जो एक ही राज्य में है और आस पड़ोस में है वहां पर तो ये सीधा सीधा कोई और माध्यम भी उपयोग कर सकते हैं, हो सकता है रोडवेज की बस का उपयोग कर लें। लेकिन जो दूसरे राज्यों में जाना है उनके लिए कई बार रेल का उपयोग किया जाता है और कई बार एयर मेल का, मतलब हवाई जहाज के थ्रू भी भेजी जाती है, हवाई जहाज के माध्यम से भी भेजी जाती हैं। तो गंतव्य स्थान के विभिन्न डाकघरों को डाक भेजा जाता है। उसके बाद क्या होता है, गंतव्य स्थान के जब जैसे जिस जगह आप डाक अपनी भेजी, मान लिया आपने भोपाल का कोई लेटर भेजा, तो पहले मध्य प्रदेश की राजधानी है मध्य प्रदेश में जाएगा, फिर वहां से भोपाल जाएगा। भोपाल के जो जहां जिस डाकघर में आपने भेजा है उस डाकघर तक वो जाएगा। तो उनको जो पैकेट भेजे गए हैं बंद करके, उसमें कि हो सकता है 10 लेटर हों, 20 लेटर हों, उन लेटर को जो भोपाल के थे, भोपाल का डाकघर उन्हें खोलेगा, उन पत्रों पर मोहर लगाएगा। उस मोहर को रिसीप्ट वाली मोहर बोलते हैं कि हमने इसको प्राप्त कर लिया अपने डाकघर में। उसके बाद प्राप्तकर्ताओं के जो क्षेत्र होंगे, जो जिस मोहल्ले का होगा उसके हिसाब से डाक की छटाई होगी, और फिर उस हिसाब से जो मोहल्ले के या जिस जगह के भी, जिस कॉलोनी के भी जो डाकिये होंगे, जो पोस्टमैन होंगे, उनको वो डाक दे दी जाएगी। और डाकिये व्यक्तिगत रूप से पत्र लोगों तक पहुंचा देंगे, खुद जाके जगह जगह पत्र पहुंचा देंगे। अब इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि रेल के द्वारा भी भेजा जाता है, कई बार जो दूर दूर के जो लोग होते हैं, जगह जाना होता है, उसको बोलते हैं रेल डाक सेवा। ठीक है। अब है डाक सेवा के लिए डाक टिकट। तो डाक सेवा के लिए डाक टिकट कैसे उपयोग में लाए जाते हैं, तो डाक टिकट हो गया, जैसे फ्रैंक डाक टिकट हो गए, टिकट लगाए बिना भुगतान भी होता है, कंप्यूटरीकृत पर्ची भी चलती है। तो डाक टिकट में क्या होता है, डाक टिकट आपने देखे होंगे जिसको कि आप डाकघर से खरीदते हैं।
ठीक है, ये इस प्रकार के टिकट होते हैं। जैसे इसमें 500 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 500 पैसे यानी कि 5 रुपए का है टिकट। ठीक है, इसका मूल्य 5 रुपए है। ऐसे ये भी 5 रुपए मूल्य का है। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ऐतिहासिक धरोहरों के चित्र भी होते हैं। कई बार जो बहुत फेमस पर्सनैलिटी होती हैं, व्यक्तित्व होते हैं, जैसे गांधी जी हो गए, नेहरू जी हो गए, उनके फोटो होते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के इसमें चित्र बने होते हैं। ये आप क्या करते हैं, इनको आप जैसे पोस्ट कार्ड अगर है तो पोस्ट कार्ड पर इसको चिपका देते हैं। ठीक है, जो मेल आपको भेजनी है उस पर चिपका देते हैं। और कई बार पत्रों पर मुद्रित डाक टिकट भी होते हैं। ठीक है, कई बार जैसे आप देखते हैं अंतर्देशीय पत्र होता है, उस पर पहले से एक टिकट मुद्रित होता है। या फिर अगर आप चाहें तो आप अपने जो डाक टिकट है वो पत्रों पर मुद्रित भी करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। अब इसके पश्चात है अगले प्रकार का है, वो है फ्रैंक डाक टिकट। फ्रैंक डाक टिकट में क्या होता है, 2-4 अगर लेटर हो तो आप आराम से उसमें जो डाक टिकट होगा उसको चिपका सकते हैं। कोई आपको दिक्कत की समस्या या परेशानी नहीं होती है। लेकिन अगर जो डाक टिकट लगाने हो आपको, वो सैकड़ों में लगाने हो, मतलब आपके पास बहुत सारी जो है पत्र भेजे जाने हो, जैसे कहीं ऑफिसों में हो सकता है कि वो कई सारे अपने ग्राहक हैं या कई सारे अपने जो दूसरे फर्म हैं जहाँ से माल मंगाते हैं, आपूर्ति करता है, ऐसे लोगों के पास अगर भेजना है तो उनको कहीं मतलब बहुत देर लगेगी, कई घंटे लगेंगे उनको चिपकाने में। तो उसके लिए एक मशीन यूज होती है, उसको फ्रैंकिंग मशीन बोलते हैं। तो उस फ्रैंकिंग मशीन की माध्यम से ये फ्रैंक डाक टिकट लगाए जाते हैं। जैसे ये मशीन दिखा रहे हैं, ये एक इन्वॉल्व डाल रखा है और ये यहाँ पर इस पर एक टिकट छाप देगी। ठीक है, टिकट चिपका देगी। तो सैकड़ों पत्र पर टिकट अगर लगाने हो तो उसके लिए हाथ से काम करना थोड़ा मुश्किल है, तो उसके लिए ऐसी मशीन उपयोग में लाई जाती है। तो फ्रैंकिंग मशीन की मदद से टिकट लाने की सुविधा भी डाकघर देते हैं। और कई बार ये मशीन भी अपने जो लोग होते हैं, जो जैसे बिजनेसेस होते हैं, उनको मुहैया करा देते हैं। और वो जो बिजनेस हैं वो इसका उपयोग करते हैं, डाक टिकट खरीदते हैं डाकघर से और इस मशीन में फीड कर देते हैं और ये मशीन अपने आप लगाती रहती है। और इस प्रकार की जो पोस्ट जो लगाई जाती है, जो टिकट लगाया जाता है, इस प्रकार की जो पोस्ट होती है उसको फ्रैंक पोस्टेज बोलते हैं। अगला है टिकट लगाए बिना भुगतान। तो क्या होता है कि कुछ ऐसे लेटर होते हैं जिसमें कि बहुत पहले डाक शुल्क प्रेषक द्वारा या पत्र प्राप्त करने के बाद पत्र पाने वाले द्वारा अदा किया जाता है। मतलब बिना टिकट लगाए आप भेज देंगे तो क्या होगा कि जिसका एड्रेस आपने लिखा है, जो डाकिया है, उससे जाके फिर टिकट के पैसे लेगा या उससे पैसा लेगा, जो शुल्क है उससे वसूल करेगा। या फिर कई बार जो सरकारी कंपनियां हैं या कुछ निजी कंपनियां हैं, वो लोग ऐसे लिफाफे निकालती हैं जिस पर कि पहले उस पर लिखा जाता है कि इसका डाक शुल्क हमने पहले से ही दे दिया है, उस पर पहले ही दिया जा चुका होता है। जैसे कई बार अखबार और पत्र पत्रिकाएं जो होती हैं वो प्रेषक डाक भेजने से पहले ही टिकट उस पर मोहर लगा देती हैं कि इस पर टिकट लगाया जा चुका है और उसका भुगतान वो डाक को कर देती हैं। और उस प्रकार से जो डाक विभाग है उनको जो संप्रेषण की सुविधा है एक जगह से दूसरी जगह भेजने की, अखबार या पत्रिकाएं, वो उपलब्ध करा देता है। इसी प्रकार से व्यापारिक जवाबी कार्ड के लिए प्राप्तकर्ता डाक मिलने के बाद शुल्क अदा करता है। जैसे मतलब हो सकता है कि जो बिजनेस रिप्लाई कार्ड, मतलब कुछ ऐसे कार्ड जारी करते हैं व्यवसायी जिसमें कि वो अपने ग्राहकों से कुछ पूछना चाहते हैं या अपने सेवाओं के बारे में, तो उसके लिए उसको बोलते हैं व्यापारिक जवाबी कार्ड। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो शुल्क दिया जाता है वो व्यापारियों द्वारा दिया जाता है। मतलब ग्राहकों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी फीडबैक लिखनी है, कोई परेशानी तो वो लिखनी है और खाली उसको पोस्ट कर देना है। तो उसमें जो शुल्क का भुगतान है वो जब व्यापारी के पास वो डाक पहुंचेगी तो व्यापारी उसका शुल्क का भुगतान कर देता है। ठीक है, लेकिन कई बार डाकघर जो है वो ब्रेल लिपि, जो नेत्रहीन लोग होते हैं वो ब्रेल लिपि में पढ़ते हैं, तो ऐसा जो साहित्य है, ऐसी जो किताबें हैं, उनको डाकघर निःशुल्क भेजते हैं, उसमें कोई टिकट लगाने की जरूरत नहीं होती उनको। इसके पश्चात है कंप्यूटरीकृत पर्ची। तो अभी हमने बात की कि कई बार जो स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक में हम देखते हैं कि कंप्यूटरीकृत पर्ची वो हमको दे देता है, कोई भी डाक टिकट नहीं लगाया जाता है। तो कंप्यूटरीकृत पर्चियां डाक पर चिपका दी जाती हैं। इस प्रकार की एक रसीद आपको मिल जाती है और अलग से इसमें टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। और ये सुविधा किस किस के लिए उपलब्ध होती है, रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट के लिए उपलब्ध होती है। ऐसा आप अक्सर देखते हैं। डाकघर व्यापारिक लेन देन को कैसे बढ़ावा देते हैं। अब डाकघर किस प्रकार से जो व्यापारिक लेन देन है उसको बढ़ावा देते हैं। ये मूल्य दे डाक का
एक विकल्प उपलब्ध कराते हैं। बिजनेस रिप्लाई डाक जो हमने बात करी अभी उसका उपलब्ध कराते हैं। मीडिया पोस्ट कराते हैं। एक्सप्रेस पोस्ट की सुविधा देते हैं। व्यावसायिक डाक की सुविधा देते हैं। कॉर्पोरेट मनी ऑर्डर की सुविधा देते हैं और पोस्ट बैग और पोस्ट बॉक्स की सुविधा भी देते हैं। तो मूल्य देय डाक क्या होती है? इसमें कोई बड़ा सामान व्यवसायी एक अपने ग्राहक को अगर भेजते हैं, या अगर आपको मान लीजिए कोई सामान ऐसा खरीदना है जो आपके शहर में उपलब्ध नहीं है, तो आप जाएंगे और आप कुछ ही व्यवसायी से संपर्क करेंगे कि भाई साहब आप हमको सामान भेज दीजिए। तो वो कहेगा आपसे कि भाई पैसा दीजिए। तो वो आप उसको बोलेंगे कि आप वीपीपी से भेज दो। तो वीपीपी से अगर भेजेगा तो जब वो आपको आपको पास जब बॉक्स लेके डाकिया पहुंचेगा, तो आपको जब वो सामान आपको देगा तो उससे पहले आपसे उसका पैसा ले लेगा और साथ में अपनी जो डाकघर की फीस है वो भी ले लेगा। तो विक्रेता को माल भेजने का आप अनुरोध करेंगे। डाकघर विक्रेता से पैक माल ले लेता है और ग्राहक तक ले जाता है। माल का मूल्य और वीपीपी का शुल्क आपको अदा करना होता है। डाकघर विक्रेता को राशि भेज देता है। जो राशि वो कलेक्ट करता है आपसे, वो राशि विक्रेता को भेज देता है। तो एक सुविधा ये हो गई। अगला है बिजनेस रिप्लाई डाक, जो मैंने आपसे बताया था, ग्राहकों से जवाब और प्रतिक्रिया प्राप्त करनी होती है। इसमें क्या होता है, यहाँ लिखा जाता है कि जो डाक का जो शुल्क है वो जो प्राप्त करता है वो भुगतान करेगा। जैसे ये एसबीआई कार्ड, एसबीआई क्रेडिट कार्ड की जो कंपनी है उसका एक रिप्लाई कार्ड डाक है, जिसमें कि डाक जो आप कुछ इसके अंदर लिख सकते हैं जो भी संदेश आपको देना हो उसके बारे में, और इसको फिर आप चिपका के भेज देंगे। इसमें आपको किसी प्रकार का डाक टिकट लगाने की जरूरत नहीं है। रिप्लाई पोस्ट के माध्यम से ग्राहकों को अपने जवाब भेजने की सुविधा होती है। डाकघर उस शुल्क को बाद में व्यापारी से वसूल कर लेते हैं। अगला है मीडिया पोस्ट। अब ये क्या होता है? ये एडवर्टाइजमेंट की सुविधा है, एक विज्ञापन की सुविधा है जो डाक विभाग उपलब्ध कराता है। तो ये क्या कराता है? विभिन्न व्यापारिक और सरकारी संगठनों को पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, एरोग्राम और अन्य डाक लेखन सामग्री पर अपने विज्ञापन छापकर ग्राहकों तक पहुंचाने का अवसर देता है। जैसे ये मैंने एक एग्जाम्पल निकाला है इंटरनेट से। ये एक अंतर्देशीय पत्र कार्ड है, इनलैंड, जो कि एक देश के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह आप भेजते हैं संदेश, लिखित संदेश, उसमें उपयोग में लाया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं टीवीएस टायर का एक विज्ञापन छपा हुआ है। ठीक है, तो ये मीडिया पोस्ट का एक उदाहरण है। जन जागरण से संबंधित संदेश भी, मतलब सरकारी संदेश भी जो जन जागरण से संबंधित होते हैं, जैसे सफाई रखें या अपने हाथ धोते रहें या बच्चों को पढ़ाएं, इस प्रकार के संदेश भी इसमें दिए जाते हैं। इसके पश्चात है एक्सप्रेस पोस्ट। एक्सप्रेस पोस्ट यूज होती है, उपयोग में लाई जाती है व्यवसायियों द्वारा, जो कि एक अपने जो पार्सल पहुंचाने के लिए जिनको तेज स्पीड की आवश्यकता होती है, तेजी से एक जगह से दूसरी जगह डाक पहुंचानी होती है, तो ये पार्सल पहुंचाने की विश्वसनीय, तेज और सस्ती सेवा है। 35 किलो तक के किसी भी पार्सल को निश्चित समय तक पहुंचाने की सुविधा इसमें प्रदान की जाती है। इसके बाद पश्चात है व्यावसायिक डाक। इसमें क्या होता है, कई बार डाकघर आपको कुछ फैसिलिटीज उपलब्ध करा देता है जो कि पूर्व मेल गतिविधियां कहलाती हैं। जैसे पूर्व मेल गतिविधियां क्या होगी? डाक मतलब तैयार करने से पहले की जो गतिविधियां हैं, मतलब कि जैसे आपने एक मान लीजिए आपने ले आके फाइनल जो प्रोडक्ट जो आपको भेजना है वो दे दिया, अब उसको पैक करना है, उसको सही तरीके से उस पर चिट लगानी है, एड्रेस लगाना है, ये सब कुछ करना है। ये जो गतिविधियां हैं ये कई बार डाकघर आपके लिए कर देता है। इसको व्यावसायिक डाक बोलते हैं। प्रेषक से माल लेकर उन्हें पैकेटों में डालकर, पार्सल चिपकाकर और उस पर पता लिखना, ये सब शामिल होते हैं। ये सब और साथ में फ्रैंकिंग भी ये लोग करते हैं, मतलब फ्रैंक पोस्ट भी इसमें लगाते हैं पोस्ट। ये काम कहता है व्यावसायिक डाक। अब अगला है, जैसे आप एक साधारण मनी ऑर्डर देखते हैं वैसे ही कॉर्पोरेट मनी ऑर्डर भी उपयोग में लाया जाता है। एक जगह से दूसरी जगह एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को अगर पैसा भेजना चाहे तो वो कॉर्पोरेट मनी ऑर्डर का उपयोग कर सकता है। व्यापारिक संगठन भी मनी ऑर्डर के जरिए धन हस्तांतरित कर सकते हैं। तो व्यापारिक संगठन देश के किसी भी भाग में 1 करोड़ तक की राशि हस्तांतरित कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट मनी ऑर्डर। ये सुविधा उपग्रह से जुड़े सभी डाकघरों में उपलब्ध है। ऐसे डाकघर जो कि सैटेलाइट से एक से दूसरे से जुड़े होते हैं। इसके पश्चात है पोस्ट बैग और पोस्ट बॉक्स की सुविधा। तो प्राप्तकर्ता इसमें क्या होता है, कई बार जो कंपनियां हैं, कुछ लोग होते हैं, वो अपने लिए अपने घर का एड्रेस न देके एक पोस्ट बॉक्स का एड्रेस दे देते हैं जो कि उन्होंने किराए पर लिया होता है डाक विभाग से। तो उसमें क्या उनको एक विशेष संख्या बॉक्स और या थैला मिल जाता है, जिस पर कि जो उनकी सारी डाक है वो वहीं पर इकट्ठी होती रहती हैं। उस संख्या पर आने वाली सारी जो मेल है वो डाकघर अपने पास ही रखता है, उसी बॉक्स में रहती हैं और उस पर आपका ताला रहता है। फिर जब आप जिसके नाम पे डाक होती है वो अपनी सुविधा अनुसार वहां से ले लेता है, अपने इंतजाम करके किसी को भेज के मंगा सकता है वहां से। ठीक है, अब है डाक सेवाओं का महत्व। तो डाक सेवाएं किस प्रकार से महत्वपूर्ण है? ये संचार का सस्ता साधन है, बचत को प्रोत्साहन देती हैं, कई सारी प्रकार की बचत की योजनाएं देती हैं, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत योजना और जो सीनियर सिटीजन के लिए होती है,
उनकी वो ही बचत योजना। तो इस प्रकार से कई प्रकार से बचत को प्रोत्साहन देती है। कम दर पर धन को सुरक्षित रूप से भेजने की सुविधा मनी ऑर्डर के रूप में, कॉर्पोरेट मनी ऑर्डर के रूप में देती है। व्यापार को बढ़ावा देती है, व्यापार के कई सारे काम खुद कर देती है। पत्राचार शिक्षा को बढ़ावा देती है, जैसे कि आपकी जो एनआईएस की किताबें हैं आपने देखा होगा, ये सारी की सारी डाक के थ्रू आती है, बुक पोस्ट से। ठीक है, तो इस प्रकार से पत्राचार शिक्षा को भी बढ़ावा दे रही है। अब है अंत में निजी कुरियर सेवाएं। अभी निजी कुरियर सेवाएं जैसे डाक विभाग है वो तो सरकारी है, तो ऐसी कुछ निजी कुरियर सेवाएं होती हैं। ये क्या होती हैं? संप्रेषण का त्वरित साधन होती है। आप भी कई बार इनका उपयोग करते हैं, कई बार इनको डाक विभाग से ज़्यादा वरीयता देते हैं। अगर आपको ज़्यादा तेजी से पहुंचाना है तो ये उसमें काम आती हैं, थोड़ी महंगी होती हैं लेकिन त्वरित साधन होती हैं। तेजी से अगर आपको कोई चीज़ भेजनी है तो वो भेज सकते हैं, जैसे ब्लू डार्ट, डीटीडीसी, ये सब इसके उदाहरण हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर की सुविधाएं ये लोग प्रदान करते हैं। जो ब्लू डार्ट है ये तो होता ही विदेश भेजने के लिए। ब्लू डार्ट और डीएचएल एक है कंपनी जो कि अंतर्राष्ट्रीय जो कुरियर भेजने का काम करती है बहुतायत में। इसके पश्चात है सोना और आभूषण छोड़कर, सोना और आभूषण के अलावा ये सभी प्रकार की वस्तुएं पहुंचाते हैं। और क्या विशेषता है? माल पहुंचाने के लिए रेलवे, सड़क यातायात, हवाई मार्ग का इस्तेमाल तो करते ही हैं। उसके अलावा कुछ जो एजेंसियां हैं वो संदेश भेजने के लिए फोन, टेलेक्स और फैक्स सुविधाओं का भी उपयोग करती हैं। ये आपके संदेश को इस प्रकार से तेजी से भेज देती हैं। तो वस्तुओं को सुरक्षित और समय पर पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी किनकी होती है? निजी कुरियर सेवाएं जो होती हैं वो उनकी सुरक्षित और समय पर पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी लेती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से निजी कुरियर सेवाएं भी बहुत उपयोगी हैं। जो डाक विभाग है उसके साथ साथ निजी कुरियर सेवाओं का भी बहुत महत्व है। और अधिकतर जो बिजनेसेस हैं अगर उनको तेजी से माल पहुंचाना होता है तो वो निजी कुरियर एजेंसियों के माध्यम से पहुंचाते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद। इसके पश्चात ये तो हमने पढ़ी ले कि प्रेषक के ठिकाने से वस्तु लेकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाती हैं। मतलब इवन ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके ही अपार्टमेंट में आके आपके ही जो ऑफिस है या आपका जो फैक्ट्री है वहां से ही सीधे माल उठाकर जहां तक आपको भेजना है वहां तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो पार्ट है वो भी समाप्त हुआ। और इसमें अगर कोई शंका हो, क्योंकि वैसे तो ये बहुत इजी है, सब पूरा थ्योरी था ये, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। और क्योंकि ये इसको आप प्रैक्टिकली समझेंगे, प्रायोगिक रूप से समझेंगे, क्योंकि आप कई बार आप इसका उपयोग करते होंगे, तो उस प्रकार से अगर आप इसको जानना चाहेंगे तो और आसान रहेगा आपको समझना। तो धन्यवाद। और आपसे अंत में फिर एक अनुरोध है कि आप जो ये हमारा वीडियो है इसको जरूर अपने ऐसे दोस्तों के साथ, ऐसे परिचितों के साथ शेयर कीजिए जो कि एनआईओएस से व्यवसाय अध्ययन पढ़ रहे हों या किसी और बोर्ड से, एनआईओएस के अलावा भी जो और बोर्ड हैं जो कि हिंदी माध्यम में पढ़ाई जहाँ पर होती है वहाँ से व्यवसाय अध्ययन पढ़ रहे हों और कुछ पढ़ रहे हों। धन्यवाद।